बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 8 से वेव्स, इसका हम आज नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे भी। सबसे पहले जो इस लेक्चर में हम स्पीड ऑफ साउंड में क्या पढ़ेंगे, मतलब जो न्यूटन्स का असम्पशन था रिलेटेड स्पीड ऑफ साउंड, उसने जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था, उसने जो थ्योरी पेश थी, उसका जो असम्पशन था क्या था? न्यूटन्स। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर किसके रिलेटेड? न्यूटन्स असम्पशन। जो न्यूटन्स का असम्पशन था, उसने जो स्पीड ऑफ साउंड एयर में कैलकुलेट किया था और जो उसने प्रोसेस बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में किस तरह ट्रेवल करता है, एक जगह से दूसरी जगह स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल किस तरह करता है। तो इसलिए इस लेक्चर में हम न्यूटन्स असम्पशन पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके बाद इसी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और वहां पर क्या पढ़ेंगे? लेप्लास करेक्शन। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इससे रिलेटेड हर पॉइंट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन, इसका डेरिवेशन, हर पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को अगर आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने इसको कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो हमारे साथ एक जनरल फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए। ये हमारे साथ भी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड। अगर आपने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है ना, तो सिंपल इस वी के साथ क्या लिखो? छोटा आहिस्ता स्मॉल वी लिखो। मतलब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू, अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट ई डिवाइडेड बाई रो। ई हमारे साथ क्या है? इस फार्मूले में ई हमारे साथ क्या है? इलास्टिक मॉडुलस, और रो हमारे साथ क्या है? डेंसिटी। तो इस फार्मूले से आप स्पीड ऑफ साउंड को क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। ये इसका वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाई डेंसिटी। अब अगर मैं जनरल बात करूं कि स्पीड ऑफ साउंड किस चीज पर डिपेंड करता है, अगर मैं इस फार्मूले को नहीं देखो, मैं फार्मूला बाद में भी समझाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं सिर्फ जनरल बात आपसे कहूं कि स्पीड ऑफ साउंड किस चीज पर डिपेंड करता है, याद रखना जनरली स्पीड ऑफ साउंड दो चीजों पर क्या करता है? डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ साउंड जनरली कौन सी चीजों? दो चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला क्या है? कंप्रेसिबिलिटी, दूसरा क्या है? इनर्शिया। मैं इस फार्मूले के अलावा जनरली बात कर रहा हूं कि स्पीड ऑफ साउंड किस चीज पर डिपेंड करता है। एक हमारे साथ क्या है? कंप्रेसिबिलिटी, दूसरा क्या है? इनर्शिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस फार्मूले के रिलेटेड स्पीड ऑफ साउंड किस चीज पर डिपेंड करता है, सिंपली मैंने क्या बता दिया कि स्पीड ऑफ साउंड कंप्रेसिबिलिटी और इनर्शिया पर डिपेंड करता है। तो इस फार्मूले में आपको भी क्या रिलेशन नजर आ रहा है स्पीड ऑफ साउंड का? इलास्टिक मॉडुलस के साथ भी और डेंसिटी के साथ भी। अगर मैं सिंपल कहूं कि कंप्रेसिबिलिटी का इलास्टिक मॉडुलस के साथ क्या रिलेशन है, कंप्रेसिबिलिटी का इसी तरह इनर्शिया का डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन, अभी मैं रिलेशन बता रहा हूं। याद रखना ई हमारे साथ क्या है? इलास्टिक मॉडुलस। अभी मैंने बताया था इलास्टिक मॉडुलस का कंप्रेसिबिलिटी के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। ये कौन सा रिलेशन है? इलास्टिक मॉडुलस का कंप्रेसिबिलिटी के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। अगर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा थी तो इलास्टिक मॉडुलस क्या होगा? कम होगा। अगर इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा था तो कंप्रेसिबिलिटी क्या था? कम था। अगर एक साइड बढ़ गया तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा? कम। इसको हम क्या नाम देते हैं? इनवर्स रिलेशन। अगर इलास्टिक मॉडुलस बढ़ गया, इलास्टिक मॉडुलस को आप सिंपल इलास्टिसिटी भी कह सकते हो, इलास्टिक मॉडुलस को इलास्टिसिटी भी कह सकते हो। तो सिंपल अगर इलास्टिक मॉडुलस या सिंपल इलास्टिसिटी बढ़ जाए तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। अगर कंप्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगा तो इलास्टिक मॉडुलस या इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर इलास्टिक कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा तो इलास्टिक मॉडुलस कम, अगर इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा तो कंप्रेसिबिलिटी कम। एक चीज ज्यादा तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? कम। जिसको हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। इसी तरह डेंसिटी का मास के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। याद रखना डेंसिटी का मास के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। अगर सिंपल में इनर्शिया समझाऊं, इससे पहले मैंने आपको इनर्शिया समझाता कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है। अगर कोई भी चीज सिंपल को, अगर कोई भी चीज मोशन में था तो वो चाहेगी कि मैं मोशन में ही रहूं। अगर कोई भी चीज रेस्ट में थी तो वो कोशिश करेगा कि मैं रेस्ट में ही रहूं, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे। तो इसी तरह जिस भी बॉडी का मास होगा, तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि जिस भी बॉडी का मास होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा? इनर्शिया। इनर्शिया इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मास, हमने ये भी कहा था। तो जिस बॉडी का मास होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा? इनर्शिया। तो सिंपल इसलिए मैं कह सकता हूं कि डेंसिटी किस पर डिपेंड करेगा? मास। क्यों? मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पर नीचे लग रहा हूं, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? डेंसिटी। तो इसलिए मास क्या है? मास किसी भी बॉडी में इनर्शिया की क्वांटिटी को डिफाइन करता है। तो इसलिए डेंसिटी और मास का कौन सा रिलेशन बन गया? डायरेक्ट। डेंसिटी और मास का कौन सा रिलेशन बन गया? डायरेक्ट। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, या सिंपल आप क्या कह सकते हो? इनर्शिया। क्योंकि इनर्शिया किस चीज पर डिपेंड करता है? मास पर। किसी दुनिया में हर वो चीज जिसका मास होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा? इनर्शिया। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, या सिंपल आप क्या कह सकते हो? मास।
तो इसलिए डेंसिटी का मास के साथ या इनर्शिया के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, और इलास्टिक मॉडुलस या इलास्टिसिटी का कंप्रेसिबिलिटी के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, जिस तरह पर डेंसिटी का मास के साथ या सिंपल इनर्शिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब अगर डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बढ़ जाएगा तो उसका मास भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम हो जाएगा तो उसका मास या सिंपल इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, कम। इसको डायरेक्ट रिलेशन हम कहते हैं। अब मैं सिंपल इस फार्मूले से रिलेटेड मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड का इलास्टिक मॉडुलस के साथ क्या रिलेशन है, स्पीड ऑफ साउंड का इसी तरह इस v का डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो हमको पता है ना, एज वी नो, मैंने यहाँ पर लिखा है कि स्पीड ऑफ साउंड v जो हमारे साथ क्या स्पीड है उसका किसके साथ, इलास्टिक अंडर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। स्पीड ऑफ साउंड का अंडर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस, अंडर रूट या स्क्वायर रूट इलास्टिक मॉडुलस के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ e, सही है। आप सेकंड रिलेशन आप क्या देख सकते हो कि इलास्टिक मॉडुलस का डेंसिटी के साथ कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स, क्योंकि डेंसिटी क्या कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या है, स्पीड ऑफ साउंड का इलास्टिक मॉडुलस के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड का डेंसिटी के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अब अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड इन दोनों के रेशियो के क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब स्पीड ऑफ साउंड क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी। तो इस तरह मैं भी लिख सकता हूँ इन दोनों को कंबाइन करके कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इन दोनों का कह रहा हूँ, सिंपल नहीं। यहाँ पर मैंने सिंपल क्या कहा कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। यहाँ पर मैंने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर आप सिंपल इस तरह बटन, स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखूं तो इसलिए मैं इस तरह में भी लिख सकता हूं कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों का बोल रहा हूं कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी। मतलब स्पीड ऑफ साउंड का इन दोनों के रेशियो के साथ क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। इन दोनों का रेशियो के साथ क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर इन दोनों का मतलब इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी का अगर आंसर क्या था, ज्यादा आ रहा था, मतलब इन दोनों को आप डिवाइड करके आंसर ज्यादा आ रहा था, तो स्पीड ऑफ साउंड का आंसर भी क्या होगा, ज्यादा। अगर आपने इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी का आंसर कम आ रहा था तो स्पीड ऑफ साउंड का आंसर भी क्या रहेगा, कम। मतलब स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई और रो। अब मैंने आपको ये 3 पॉइंट आपको समझा ले। अगर अब मैं आपसे एक एमसीक्यूज यहाँ पर पूछूं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट, किस चीज में स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी। किस मतलब स्पीड ऑफ साउंड किस में ग्रेटेस्ट होगी, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस में हाई होगी। मैंने सबसे पहला क्या लिखा है, सॉलिड, फिर लिक्विड लिखा है, फिर गैसेस लिखा है। अब मैंने आपको तमाम फैक्टर्स बता लिए कि स्पीड ऑफ साउंड मतलब सॉलिड में ज्यादा है, लिक्विड में ज्यादा है, गैसेस। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड किस चीज पर करता है, स्पीड ऑफ साउंड इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ साउंड का इलास्टिक मॉडुलस के साथ डायरेक्ट रिलेशन, स्पीड ऑफ साउंड का डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन। तो आप सिंपल इन दोनों रिलेशन को, या आप सिंपल क्या कह सकते हो कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ई और रो। तो आप सिंपल इन रिलेशन को देखकर आप इसका आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर क्या है, इसको मैंने क्या किया, तो मतलब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आंसर को मैं पहले यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके रखा है। तो आपसे रिलेटेड इस तरह रिलेटेड मतलब कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया, मैंने यहाँ पर लिखा है, याद रखना इलास्टिक मॉडुलस, ये हमारे साथ क्या है, इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस। इलास्टिसिटी का मतलब ये नहीं कि किसी चीज में कितना इलास्टिक होगी, मतलब फिजिक्स में इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, जो चीज कितना हार्ड होगा उसको हम क्या नाम देते हैं कि उसमें इलास्टिक, उसका इलास्टिक मॉडुलस क्या है, उतना ही ज्यादा है। तो इलास्टिक मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस। जो चीज जितना हार्ड होगा उसका इलास्टिक मॉडुलस उतना ही ज्यादा होगा, जो चीज जितना सॉफ्ट होगा उसका इलास्टिक मॉडुलस उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया सबसे ज्यादा हार्ड कौन है, सॉलिड है या लिक्विड या गैस। तो याद रखना सबसे ज्यादा हार्ड क्या है, सॉलिड है। तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ लिक्विड देन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ गैसेस। तो इसलिए इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस सबसे ज्यादा किसका है, सॉलिड का है, ग्रेटर निशान। फिर इसके बाद किसका ज्यादा है, इलास्टिक मॉडुलस, फिर लिक्विड का ज्यादा है, और लास्ट में फिर गैसेस का है। तो इस तरह आपसे इलास्टिक मॉडुलस से रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ सकता है कि सबसे ज्यादा इलास्टिक मॉडुलस किसका है। तो अभी मैं यहाँ पर इस आंसर पर आऊंगा, पहले ये समझाऊंगा फिर इस आंसर पर आऊंगा, फिर आप इसका आंसर आप खुद बताओगे जब मैं ये समझाऊंगा। अब यहाँ पर जिस तरह आप सेकेंड केस, अगर इलास्टिक, मैंने आपको बता दिया स्पीड ऑफ साउंड का इलास्टिक मॉडुलस के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब जिसका इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा उसमें स्पीड भी क्या होगा, ज्यादा। तो सिंपल इलास्टिक मॉडुलस किसका ज्यादा है, सॉलिड का ज्यादा है। तो इसी तरह स्पीड भी किस में ज्यादा होगी, सॉलिड। मतलब स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में क्या होगी, ज्यादा। तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में ज्यादा, फिर लास्ट में स्पीड ऑफ साउंड
लिक्विड में क्या होगी, सॉरी फिर लास्ट में स्पीड ऑफ साउंड किस में ज्यादा होगी, गैसेस। सबसे ज्यादा सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड, फिर लिक्विड में, फिर लास्ट में गैसेस। अगर मैं आपसे पूछूं डेंसिटी किसका ज्यादा है, डेंसिटी किसका ज्यादा है, तो डेंसिटी का मास के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, और डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो याद रखना डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है, सॉलिड का है। डेंसिटी किस सबसे ज्यादा किसका है, सॉलिड। तो डेंसिटी इसी तरह मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डेंसिटी सबसे ज्यादा किस में है, सॉलिड का है। इसी तरह फिर उसके बाद सॉलिड से ज्यादा किसका है, लिक्विड का है, फिर लास्ट में किसका आता है, गैसेस। तो ये तमाम रिलेशन, सबसे ज्यादा इलास्टिक मॉडुलस भी सॉलिड का है, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड भी सॉलिड में, और सबसे ज्यादा डेंसिटी भी किसका है, सॉलिड का है। फिर सॉलिड के बाद इलास्टिक मॉडुलस लिक्विड का आता है, फिर इसी तरह स्पीड ऑफ साउंड लिक्विड में आता है, फिर थर्ड में डेंसिटी भी किसका आता है, इसी तरह सेकंड में डेंसिटी भी किसका आता है, लिक्विड। तो अपने सीक्वेंस से सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड, इसी तरह इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी सॉलिड का होगा, फिर उसके बाद लिक्विड, लास्ट में किसका आएगा, गैसेस। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ना, मैं इन सिंपल लिख सकता हूं कि इलास्टिक मॉडुलस और मतलब ई एस डिवाइडेड बाई रो एस। ई एस का मतलब क्या है, सिंपल सॉलिड, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड अंडर रूट। तो इन दोनों का रेशियो, मतलब याद रखना इलास्टिक मॉडुलस नहीं, सॉलिड का बहुत ज्यादा है, सॉलिड का नहीं है। या पर आप इस तरह दो ग्रेटर निशान भी लिख सकते हो, मतलब इलास्टिक मॉडुलस सॉलिड का क्या है, बहुत ज्यादा है लिक्विड से और एज कंपेयर टू गैसेस से। तो इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी सॉलिड का, इन दोनों का रेशियो सबसे ज्यादा किसके लिए आएगी, सॉलिड के लिए। मैं यहाँ पर नीचे एस भी लिखा है, ऊपर एस भी लिखा है। इसी तरह इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी अंडर रूट, ये फिर इसके बाद किसका ज्यादा है, इन दोनों का रेशियो फिर बाद में किसका ज्यादा आएगा, लिक्विड के लिए आएगा। और लास्ट में किसके लिए आएगा, इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय रो, दोनों के साथ जी लिखा है। लास्ट में इन दोनों का रेशियो किसके लिए आएगा, गैसेस। तो सबसे ज्यादा इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी का रेशियो, मतलब इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी का रेशियो सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा, उसका वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा, सॉलिड के लिए, बाद में लिक्विड के लिए, और लास्ट में गैसेस के लिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर देखो, इसमें स्पीड ऑफ साउंड किस में ग्रेटर होगी, तो याद रखना स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा ग्रेटर किस में होगी, लिक्विड में होगी। क्यों, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड का डेंसिटी के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है, सॉलिड की। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मगर इस तरह नहीं होगा, याद रखना मैंने ये थर्ड रिलेशन यहाँ पर लिख लिया। थर्ड रिलेशन आपने सिर्फ स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, स्पीड ऑफ साउंड इलास्टिक मॉडुलस पर भी डिपेंड करता है। मतलब इन दोनों पर स्पीड ऑफ साउंड क्या करता है, डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया कि इलास्टिक मॉडुलस सॉलिड का बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी, आपने सिर्फ डेंसिटी को नहीं देखना है कि सॉलिड का डेंसिटी तो ज्यादा है ना, तो जिसका स्पीड ऑफ साउंड और डेंसिटी का क्या इनवर्स रिलेशन है, तो सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, कम होगी। तो आपने सिर्फ डेंसिटी को नहीं देखना चाहिए, इलास्टिक मॉडुलस को भी देखना चाहिए। तो इलास्टिक मॉडुलस सॉलिड का बहुत ज्यादा है लिक्विड से एज कंपेयर टू गैसेस। तो इसलिए इन दोनों को, मतलब सॉलिड का आपने देखना है इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी, इसी तरह लिक्विड का इलास्टिक मॉडुलस, इन दोनों का रेशियो को देखना है। स्पीड ऑफ साउंड, इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी इन दोनों पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो मैंने लास्ट में लिख लिया कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी। मतलब स्पीड ऑफ साउंड अगर इन दोनों का रेशियो ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसलिए आपने सिर्फ इसको नहीं देखना है, ना सिर्फ इलास्टिक मॉडुलस को देखना है, ना सिर्फ किसको देखना है, डेंसिटी। तो इसलिए सबसे ज्यादा रेशियो इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी किस क्या रहेगी, सबसे ज्यादा किस होगा, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा किस में होगी, सॉलिड में होगी। क्यों, क्योंकि सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस बहुत ज्यादा है, इसी तरह सॉलिड का डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है, इसी तरह सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड क्या आएगी, ज्यादा आएगी। सिर्फ एक पिक्चर को नहीं देखना है, सही है, क्योंकि सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए हमने सिर्फ डेंसिटी को नहीं देखना है कि सॉलिड का तो डेंसिटी ज्यादा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या आएगी, कम आएगी सॉलिड में। इलास्टिक मॉडुलस सॉलिड का बहुत ज्यादा है, तो क्या है, सो इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा होने की वजह से इसलिए ओवरऑल पिक्चर को देखना है, इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी। तो ओवरऑल पिक्चर सबसे ज्यादा किसके लिए आ रहा है, सॉलिड के आ रहा है। फिर बाद में ओवरऑल पिक्चर इलास्टिक मॉडुलस और डेंसिटी सबसे ज्यादा फिर किसके लिए आ रहा है, लिक्विड के लिए, और लास्ट में किसके लिए आ रहा है, गैसेस के लिए आ रहा है। तो सिंपल इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटेस्ट फिर लिक्विड में होगी, फिर किस में होगी, गैसेस में होगी। तो ये तमाम तर क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो या बोर्ड की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर ये एमसीक्यूज आपसे क्या कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है कि डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा है, सॉलिड की, स्पीड ऑफ साउंड किसकी सबसे ज्यादा है, लिक्विड में ज्यादा है, गैसेस में ज्यादा है, या सॉलिड में ज्यादा है। तो इसलिए डेंसिटी, स्पीड ऑफ साउंड, इसी तरह ई, ये सब आपने क्या करना है, याद रखना है। अब अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं, मैंने आपको सिंपल क्या बता दिया कि स्पीड ऑफ साउंड एस, फिर वी एल और वी जी। इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड विच इज ग्रेटर देन इन गैसेस। सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में होगी, फिर लिक्विड में होगी, फिर लास्ट में गैसेस में होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में तो ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड, कितनी गुना स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड,
स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में कितनी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड, सही है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड। कितनी टाइम स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड? 5 टाइम, सही है। 5 टाइम स्पीड ऑफ साउंड इज इन सॉलिड इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू लिक्विड। अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एज कंपेयर टू केसेस कितना ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में कितनी गुना क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू केसेस। तो याद रखना स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एज कंपेयर टू गैसेस, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा होगी कितनी गुना एज कंपेयर टू गैसेस? 15 टाइम, सही है। स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में क्या है, मतलब अगर आप स्पीड ऑफ साउंड ऑफ सॉलिड और स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस इन दोनों को कंपेयर करोगे तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड क्या होगी? 15 टाइम ज्यादा होगी एज कंपेयर टू गैसेस। अगर आप स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर करोगे कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में कितनी ज्यादा है, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड में कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड, तो 5 टाइम ज्यादा है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एज कंपेयर टू लिक्विड। अब सिंपल मैंने ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिया, स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला भी डिस्कस कर लिया और फैक्टर भी डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। अब मैं सिंपल इस फार्मूले को क्या करना चाहता हूँ, ड्राइव करना चाहता हूँ, इस फार्मूले को ड्राइव। अब हम आते हैं न्यूटन एजम्पशन पर। सबसे पहले क्या, कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। अब इस इलास्टिक मॉडुलस को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। न्यूटन ने क्या बताया कि इलास्टिक मॉडुलस, या पर हम इस फार्मूले के रिलेटेड यहाँ पर इलास्टिक मॉडुलस को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इलास्टिक मॉडुलस को एक और फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। तो आप अगर डेरिवेशन आ गया तो आप इस डेरिवेशन को भी लिख सकते हो पेपर में, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी लिख सकते हो। तो ये तमाम क्या है मैंने नोट्स की फॉर्म में लिखा है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। मैं इलास्टिक मॉडुलस या इलास्टिसिटी को क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड में क्या, स्पीड ऑफ साउंड को न्यूटन ने क्या किया, कैलकुलेट किया एयर में। एयर में क्या किया, स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया किसने, न्यूटन ने। तो न्यूटन ने कुछ एजम्पशन दी। न्यूटन की क्या थी, एजम्पशन क्या दी, न्यूटन के पॉइंट्स क्या थे, न्यूटन की क्या थे। न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने ये बताया कि स्पीड ऑफ साउंड, प्रोपिगेशन ऑफ साउंड, मतलब प्रोपिगेशन ऑफ साउंड क्या है, कौन सा प्रोसेस के तहत प्रोपिगेट करता है, आइसोथर्मल। उसने क्या किया कि प्रोपिगेशन ऑफ साउंड मतलब साउंड हवा में किसकी फॉर्म में ट्रेवल करता है, कौन से प्रोसेस के तहत ट्रेवल करता है, आइसोथर्मल। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस है, याद रखना आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस है। आइसोथर्मल, आइसो का मतलब क्या है, सेम, थर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर, मतलब जिसमें क्या रहे, टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या हो, ओवरऑल क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसको हम क्या नाम देंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहे, ओवरऑल टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो। तो न्यूटन ने बताया, सबसे पहला पॉइंट इसने ये बताया कि उसने बताया कि स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, वो किस प्रोसेस के तहत ट्रेवल करती है, उसने क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत ट्रेवल करती है। किस तरह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, सिंपल स्पीड ऑफ साउंड कौन सी, स्पीड ऑफ साउंड लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स है। वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, वो कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रेवल करता है। और मीडियम, वो स्पीड ऑफ साउंड क्या है, उसके लिए मीडियम की भी जरूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये क्या है हमारे साथ, लेट्स सपोज ये क्या है, कंप्रेशन, रेफ्लेक्शन, कंप्रेशन, अब देखो यहाँ पर क्या है, जिस पर क्या होगा, बहुत जो वेव्स ना, साउंड वेव्स इस तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मतलब कौन सी वेव्स है, साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। तो इसलिए ये रीजन कौन सा है, जहां पर ये रीजन जहां पर वेव्स बहुत आपस में करीब आ रहे, जहां पर क्या है, वेव्स बहुत आपस में करीब, इसको हम क्या नाम देंगे, कंप्रेशन पॉइंट। और जहां पर वेव्स एक दूसरे से क्या है, दूर है, इसको हम क्या नाम देंगे, रेयरफेक्शन पॉइंट। यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर है। तो याद रखना हमें, आप सिंपल खुद लिख लेना कि कंप्रेशन वो पॉइंट है जिस पर क्या है, डेंसिटी और प्रेशर क्या है, ज्यादा है। कंप्रेशर कौन सा पॉइंट है, कंप्रेशन वो पॉइंट है जिस पर डेंसिटी भी ज्यादा है, प्रेशर भी ज्यादा है। और याद रखना थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे कि टेम्परेचर भी, कब, टेम्परेचर डेंसिटी में लिख लो, टेम्परेचर डेंसिटी और प्रेशर ये क्या है, सब क्या है, ज्यादा है। सब क्या होगा, सब तीनों पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये क्या है, सारे ज्यादा है। एरो का मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कंप्रेशन वो पॉइंट है जिस पर टेम्परेचर भी ज्यादा है, इसको हम क्या नाम देते हैं, हॉटर रीजन भी नाम दे सकते हैं। कि कंप्रेशन वो रीजन है जिसको हम क्या है, हॉटर रीजन, जिसमें टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर जो वेव्स, वहां पर सारे वेव आपस में कंप्रेस हुई होती है, बहुत ज्यादा करीब आते हैं, तो वहां पर प्रेशर भी बढ़ जाता है, डेंसिटी भी बढ़ जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो कंप्रेशन वो पॉइंट है जिसको हम हॉटर रीजन भी कह सकते हैं। जबकि रेयरफेक्शन इसका ऑपोजिट होगा। रेयरफेक्शन में टेम्परेचर भी कम होगा, डेंसिटी भी कम होगा, इसी तरह प्रेशर भी कम होगा। और रेयरफेक्शन को हम कौन सा रीजन का नाम देंगे, कोल्डर रीजन। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा तो सिंपल कोल्डर रीजन। न्यूटन ने क्या बताया कि ओवरऑल टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किस तरह, मतलब कंप्रेशन में टेम्परेचर ज्यादा होगा मगर रेयरफेक्शन में टेम्परेचर क्या होगा, कम। मतलब फिर कंप्रेशन में टेम्परेचर ज्यादा, रेयरफेक्शन में टेम्परेचर
कम, मतलब वो अगर कंप्रेशन में टेम्परेचर ज्यादा हो गया जिसको हम हॉटर रीजन, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टेम्परेचर कहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, रेयरफेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, रेयरफेक्शन रीजन की तरफ क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। रेयरफेक्शन कौन सा रीजन है, कोल्डर रीजन है। तो इसने बताया कि ओवरऑल टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट, एक रीजन पर ज्यादा दूसरे रीजन में कम, जिस रीजन में ज्यादा होगा उस रीजन से किस में, कोल्डर रीजन में क्या हो जाएगी, शिफ्ट, हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में शिफ्ट हो जाएगी, मतलब कंप्रेशन रीजन से रेयरफेक्शन रीजन की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट। तो अगर आप ओवरऑल चेंज देखोगे तो टेम्परेचर क्या रहेगा, स्पीड ऑफ साउंड में क्या रहेगा, मतलब स्पीड ऑफ साउंड जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी तो उसका जो ओवरऑल टेम्परेचर का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब वो टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगी तो टेम्परेचर बढ़ नहीं जाएगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया, उसने क्या बताया कि स्पीड ऑफ साउंड एक जगह से दूसरी जगह किस तरह प्रोपिगेट करती है, किस प्रोसेस के तहत प्रोपिगेट करती है। तो आपने याद रखना आइसोथर्मल, वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब सिंपल दूसरा पॉइंट उसने क्या बताया, केपीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कौन सा इक्वेशन है, जनरल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी प्रेशर है, वी हमारे साथ क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एन हमारे साथ क्या है, नंबर ऑफ मोल, आर हमारे साथ क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, और टी हमारे साथ क्या है, टेम्परेचर। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी किसका है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, तो पीवी का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख सकता हूँ कि प्रेशर और वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स। प्रेशर और वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स। अगर किसी भी रीजन में मतलब अगर प्रेशर बढ़ जाए तो वहां पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर और वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स। अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए तो प्रेशर और वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स। तो इसने ये बताया, थर्ड जो फोर्थ पॉइंट उसने ये बताया कि यहाँ पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, बॉयज लॉ। और बॉयज लॉ कौन सा लॉ है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि बॉयज वो लॉ है जिसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, और वहां पर प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है बॉयज लॉ। तो इसलिए न्यूटन ने के एजम्पशन ने, न्यूटन ने जो अपने एजम्पशन दिया, न्यूटन ने जो अपने की पॉइंट थे, न्यूटन ने जो बताया कि स्पीड ऑफ साउंड आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत एक जगह से दूसरी जगह प्रोपिगेट करता है, तो उसने बताया उसके प्रोसेस में उसने बताया कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, उसने बताया कि बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है। तो आपको नजर भी आ रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है और साथ टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है। अब सिंपल मैं आपसे पूछता हूँ कि इलास्टिक मॉडुलस क्या है। सही, ये न्यूटन के जो की पॉइंट थे, न्यूटन के जो मतलब उसने जो एजम्पशन दिए थे वो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, लिख लिए। ये 4 एजम्पशन थे। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि न्यूटन एजम्पशन क्या थे, उसने जो स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया। तो ये 4 इसके एजम्पशन थे। अब मैं यहाँ पर सिंपल आपसे इलास्टिक मॉडुलस, अब इलास्टिक मॉडुलस या इलास्टिसिटी क्या है, याद रखना। इलास्टिक मॉडुलस रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो को हम क्या नाम देंगे, इलास्टिक मॉडुलस। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि इलास्टिक मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस, ये स्ट्रेस का सिंबल है, और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस को जब स्ट्रेन से डिवाइड करेगा तो हमारे साथ क्या ऑब्टेन होगा, इलास्टिक मॉडुलस। तो आप इलास्टिक मॉडुलस को इस फार्मूले से भी डिफाइन कर सकते हो कि सिंपल रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक मॉडुलस। अब हमारे साथ स्ट्रेस क्या है, याद रखना स्ट्रेस क्या है, चेंज इन प्रेशर। जब प्रेशर में प्रेशर चेंज होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, स्ट्रेस का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, स्ट्रेस। ये हमारे साथ क्या है, स्ट्रेस का सिंबल है। तो स्ट्रेस किसके इक्वल है, चेंज इन प्रेशर। और इसी तरह स्ट्रेन किसके इक्वल है, स्ट्रेन सिंपल किसके इक्वल है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। जब वॉल्यूम में चेंज आ मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम में क्या आ जाए, चेंज। सिंपल आप लिख सकते हो कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम किसके इक्वल है, स्ट्रेन। तो यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ ना कि इलास्टिक मॉडुलस या इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेन की जगह क्या लिखूंगा, उसका वैल्यू स्ट्रेन किसके इक्वल है, चेंज इन प्रेशर। तो मैंने स्ट्रेन की जगह क्या लिख लिया, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय जो हमारे साथ जो स्ट्रेस है, सॉरी स्ट्रेस किसके इक्वल है, चेंज इन प्रेशर, और स्ट्रेन स्ट्रेन किसके इक्वल है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो मैंने स्ट्रेन की जगह क्या लिख लिया, उसका वैल्यू लिख लिया। स्ट्रेन किसके इक्वल है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो सिंपल ये, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या हो गया, ये फार्मूला आपने इक्वेशन 1 या कर लिया, पर इक्वेशन 1 आपने ड्राइव कर लिया। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, जब आपने प्रेशर को क्या किया, बढ़ा लिया। सिंपल लेट सपोज आपने प्रेशर पी से, प्रेशर को क्या कर लिया, पी से डेल पी कर लिया, प्रेशर को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो जब प्रेशर बढ़ जाएगा, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है जब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जब आपने प्रेशर पी से P प्लस डेल पी किया, मतलब प्रेशर को बढ़ा लिया, P से डेल पी कर लिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V से डेल माइनस डेल V, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। तो इसलिए मैंने माइनस का निशान लिख लिया। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि पी वी इज इक्वल टू
पी वी इज इक्वल टू पी प्लस डेल पी इज इक्वल टू डेल वी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो सिंपल प्रेशर को मैंने क्या कर लिया, तो पी वी किसके इक्वल है ना, पी वी किसके इक्वल है, कॉन्स्टेंट। पी वी किसके इक्वल है, कॉन्स्टेंट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पी वी इज इक्वल टू प्रेशर को मैंने क्या कर लिया, बढ़ा लिया, मगर वॉल्यूम पी, प्रेशर को मैंने पी से डेल पी कर लिया, तो वॉल्यूम क्या होगा, वी से माइनस डेल वी, मतलब प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। तो ओवरऑल ये दोनों क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे। सी प्रेशर बढ़ जाए, वॉल्यूम क्या होगा, कम, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, मतलब क्या आएगा, सेम आएगा, मतलब वो नेट इफेक्ट क्या आएगा, 1, मतलब आंसर क्या आएगा, 1, मतलब दोनों साइड क्या होंगे, कॉन्स्टेंट। तो पीवी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि पी वी इज इक्वल टू सिंपल, अब इस पी को इस वी के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इस पी को माइनस डेल वी के साथ मल्टीप्लाई करो। अब इन दोनों ब्रैकेट को आपस में क्या करो, सिंपल मल्टीप्लाई करो। तो ये पी क्या होगा, इस वी के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह ये पी इस डेल वी के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह डेल पी बी वी के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये डेल पी डेल माइनस डेल वी के साथ भी क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो पी को मैंने वी से मल्टीप्लाई किया, क्या गया, पी वी, फिर पी को मैंने माइनस डेल वी के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या यहाँ पर क्या गया, माइनस पी डेल वी। फिर इसी तरह ये सेकंड पार्ट डेल पी, मतलब चेंज इन प्रेशर। डेल का मतलब क्या है, चेंज, बहुत ही स्मॉल, ये याद रखना, ये डेल जब हम यूज करते हैं ये बहुत ही स्मॉल चेंज आता है। तो चेंज इन प्रेशर को मैंने वी के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर क्या गया, चेंज इन प्रेशर और वी। इसी तरह चेंज इन प्रेशर को मैंने माइनस चेंज इन वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे साथ आंसर क्या गया, माइनस, आंसर नहीं मतलब क्या गया, किसके इक्वल आ गया, माइनस डेल पी और डेल वी। अब सिंपल मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा। सिंपल ये पी वी इस साइड पर भी पी वी है और इस साइड पर भी पी वी है, तो ये पी वी इस साइड पर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में। तो प्लस पी वी माइनस पी वी में डायरेक्ट यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इनको कैंसिल कर ले। तो ये पी वी और ये पी वी के साथ क्या हो गया, कैंसिल। सिंपल इस साइड पर मैंने क्या लिख लिया, 0। सही, इस साइड पे मैंने क्या लिख लिया, ये डेल है, थोड़ा मिट किया, सही, 0 है। तो इसलिए ये हमारे साथ क्या बच गया, माइनस पी डेल वी, यहाँ पर माइनस पी डेल वी प्लस पी, सिंपल क्या ले, प्लस डेल पी और वी, फिर माइनस डेल पी और डेल वी, यहाँ पर मैंने उसी तरह लिख लिया। सिंपल ये दोनों टर्म क्या होंगे, कैंसिल। अब ये माइनस पी डेल वी उस साइड पे जब जाएगा, इस साइड पे जब आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो पी डेल वी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचाएगा, पी डेल पी और वी माइनस डेल पी और डेल वी, सही है। तो इस साइड पे ये 2 बच गया और ये उस साइड पे चला गया। अब याद रखना, मैंने आपको अभी बता दिया कि चेंज, ये डेल का मतलब क्या है, बहुत ही स्मॉल चेंज। याद रखना ये चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर, ये चेंज इन प्रेशर, हमारे साथ प्रेशर बहुत ही कम बढ़ गया था और वॉल्यूम बहुत ही कम क्या हो जाए, क्या हुआ था, कम हुआ था। प्रेशर बहुत ही कम बढ़ गया था और वॉल्यूम बहुत ही कम क्या हो जाता, प्रेशर बहुत ही कम बढ़ गया था। तो सिंपल मैंने आपको कहा कि प्रेशर और वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। तो प्रेशर बहुत कम बढ़ गया था, मतलब बहुत ही कम प्रेशर बढ़ गया था, जबकि वॉल्यूम में बहुत ही स्मॉल चेंज, वॉल्यूम बहुत ही कम हुआ था। वॉल्यूम बहुत ही कम हुआ था, मतलब वॉल्यूम बहुत ही छोटा, मतलब इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया था, वॉल्यूम में बहुत ही स्मॉल चेंज हुआ। प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था जबकि वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ था, सही है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो इसको डेल पी और डेल बी, ये क्या ऑलरेडी हमारे साथ क्या, बहुत ही स्मॉल, मतलब बहुत ही चेंज इन प्रेशर भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी थी, मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज आया था प्रेशर में। इसी तरह डेल इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में भी बहुत क्या था, बहुत ही कम चेंज आया था। तो इसलिए अगर आप जो कम वैल्यू, अगर आंसर क्या दोनों में चेंज कम आया था तो पहले से इसकी वैल्यू कम है। अगर आप आपस में इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका प्रोडक्ट लोगे, तो और इसका आंसर क्या आ जाएगा, कम आ जाए। तो इसलिए हम इसको क्या ले लेते हैं, निगलेक्ट ले लेते हैं, मतलब इसको निगलेक्ट, इग्नोर कर लेते हैं कि डेल पी और डेल बी को क्या करो, इग्नोर हम कर लेते हैं, क्योंकि इसका हमें पहले से चेंज इन प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर चेंज हुआ था और वॉल्यूम भी कम चेंज हुआ था। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर और कम आएगा। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को निगलेक्ट कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। तो सिंपल हमारे साथ क्या बच जाएगा, पी डेल वी, इस साइड पे पी डेल वी, और ये तो हमारे साथ क्या होगा, ये साइड हमने क्या कर लिया, निगलेक्ट कर लिया। सिंपल पी डेल वी इज इक्वल टू डेल पी और वी, यहाँ पर मैंने लिख लिया पी चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर और वी। अब मैंने इससे ये इक्वेशन बनाया है। सिंपल मैंने यहाँ पर क्या है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है ताकि इलास्टिक मॉडुलस डेल पी और चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वी, मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। मैं किस तरह कन्वर्ट करूंगा, सिंपल ये चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर पी के साथ मल्टीप्लाई है, तो सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो पी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर और वी, ये तो उसी तरह रहेगा, और ये चेंज इन वॉल्यूम सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये फॉर्म नहीं बनाया, मैं किस तरह कहूँगा, यहाँ पर ये वॉल्यूम नहीं है, जो डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको नीचे डिवाइड में ले जाऊँ तो डेल बी के यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो अगर मैं नीचे ले जाऊंगा तो चेंज इन वॉल्यूम के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर चेंज इन प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो चेंज इन वॉल्यूम के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसलिए ये इस तरह मैं लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि चेंज इन प्रेशर और ये वॉल्यूम को मैंने चेंज इन वॉल्यूम के साथ क्या कर लिया, डिवाइड। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, सही। ये डेल स्लैश कंडीशन क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अभी मैंने आपको बता दिया चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये किसके इक्वल है, इलास्टिक मॉडुलस। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ना कि प्रेशर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी प्रेशर किसके इक्वल आ गया, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये किसके इक्वल है, ये पूरा जो हमारे साथ फैक्टर आया था ये किसके इक्वल था, इलास्टिक मॉडुलस।
ये किसके इक्वल था, यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है, ये पूरा पिक्चर किसके इक्वल है, इलास्टिक मॉडुलस। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि प्रेशर किसके इक्वल आ गया, इलास्टिक मॉडुलस, और साथ में आई आइसोथर्मल इलास्टिक मॉडुलस, क्योंकि यहाँ पर हम स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर रहे हैं किस प्रोसेस के तहत, आइसोथर्मल। यहाँ पर मैंने स्मॉल आई लिख लिया, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि प्रेशर किसके इक्वल आ गया, ई मतलब इलास्टिक मॉडुलस एट आइसोथर्मल प्रोसेस। तो मैंने लिख लिया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूटन एजम्पशन, मतलब न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था वहां पर उसने इलास्टिक मॉडुलस एट आइसोथर्मल प्रोसेस को किस, मतलब ई को, सिंपल आप लिख सकते हो कि इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस को किसके इक्वल रखा था। याद रखना इलास्टिक मॉडुलस किसके इक्वल आया था, प्रेशर, सिंपल प्रेशर। अब जब आप लेप्लास करेक्शन करोगे ना, इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड न्यूटन के जो कैलकुलेशन में अभी मैं बताऊंगा, इसमें कुछ एरर्स भी आए थे। मैं स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट भी करूंगा, एक्सपेरिमेंटली भी बताऊंगा, उसमें कुछ एरर्स आए थे, फिर उस एरर को लेप्लास ने करेक्ट किया था। तो इसलिए आपने याद रखना है लेप्लास और न्यूटन्स में थोड़ा क्या कंपेयर आपने करना है। तो आप पूछा जा सकता है कि न्यूटन्स के जो अजम्पशन थे, न्यूटन्स ने जो अजम्पशन दिए थे, मतलब न्यूटन्स के मुताबिक, न्यूटन्स के कैलकुलेशन के मुताबिक इलास्टिक मॉडुलस किसके इक्वल था, प्रेशर, सिंपल प्रेशर के इक्वल था। अब मैं इस फार्मूले को मॉडिफाई भी करूंगा, अगर आपने इसको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो, अगर आपने क्या करना है सिंपल नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेगो तो सिंपल आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इस साइट पे हो जाता हूँ, सही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूटन्स ने जो स्पीड ऑफ साउंड का कैलकुलेट किया था उसको हम क्या करेंगे, उस फार्मूले के तहत न्यूटन्स के रिलेटेड स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट भी करेंगे और साथ में न्यूटन्स के मिस्टेक्स को भी निकालेंगे। तो मैं इस साइट पे हो जाता हूँ, आप इसको नोट करो। इसके बाद हम क्या करेंगे, और पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब मैंने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फार्मूला क्या था, इलास्टिक मॉडुलस किसके इक्वल आया था, प्रेशर, ई आई मतलब इलास्टिक मॉडुलस एट आइसोथर्मल प्रोसेस किसके इक्वल आया था, प्रेशर। तो अब मैंने आपको स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या बताया था कि स्पीड ऑफ साउंड को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि v इज इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो अब इस फार्मूले को मैं v इज इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो इलास्टिक मॉडुलस किसके इक्वल आया था, प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही है, कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर मैं इलास्टिक मॉडुलस की जगह लिख सकता हूँ पी ना, क्योंकि इलास्टिक मॉडुलस किसकी इक्वल आ गया था, प्रेशर। तो इसलिए मैं इस फार्मूले को क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा, सिंपल इलास्टिक मॉडुलस की जगह क्या लिखूंगा, पी मतलब एटीएम का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही, एटमॉस्फेरिक जो नॉर्मल जो एयर में मतलब एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसलिए मैंने लिख लिया पी एटीएम डिवाइडेड बाय डेंसिटी इन एयर, मतलब एयर की डेंसिटी, सही, क्योंकि हम स्पीड ऑफ साउंड किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, एयर में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो प्रेशर कौन सा लेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, और इसी तरह एयर सिंपल डेंसिटी किसका लेंगे, एयर का लेंगे। तो इसलिए ये फार्मूला क्या होगा, मॉडिफाई होगा कि पी एटीएम मतलब प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी इन एयर, सही है। तो अब मैं सिंपल एटीएम प्रेशर इन एटीएम, याद रखना 1 एटीएम किसके इक्वल है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हम सिंपल एक एटीएम के लिए सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सी लेवल की बात कर रहा हूं, वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 1 एटीएम, सी लेवल पर जो सतह समझ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, सी लेवल पर, सी लेवल पर अगर आप देखोगे तो 1 एटीएम, क्या होगा 1 एटीएम सी लेवल पर, सतह समंदर पर, आप ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ सी लेवल पर जो सरफेस पर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, 1 एटीएम, सही है। तो अगर मैं इस 1 एटीएम को किस में कन्वर्ट करूं, सिंपल पास्कल में, या न्यूटन पास्कल किसके इक्वल होता है, अगर मैं पास्कल में कन्वर्ट करूंगा तो ये किसके इक्वल होगा, 101325 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मैंने क्यूब लिखा है, सॉरी, ये क्या होगा, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, या आप सिंपल क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है, पास्कल। तो यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, पी ए, पी ए क्या है, बी प्रेशर का यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बी प्रेशर का यूनिट है, सी। तो आप पी ए लिखो या न्यूटन मीटर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो, भी कोई मर्जी नहीं। इसी तरह डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी क्या है, 1 और थ्रू एयर की डेंसिटी क्या है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एयर की डेंसिटी 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, डेंसिटी का यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो इसलिए मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर लिया, यहाँ पर पुट कर लिया 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एयर, हमारे साथ क्या है 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे फिर अंडर रूट लोगे तो स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू आएगी, एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड होगी, मतलब जो हवा में सिंपल स्पीड ऑफ साउंड की आपकी वैल्यू क्या आएगी, 280 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में स्पीड ऑफ साउंड कितना मीटर ट्रेवल करेगा, ये मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, 280 मीटर पर सेकंड, पर का मतलब एक है, मतलब ये स्पीड ऑफ साउंड, मतलब एक सेकंड में स्पीड ऑफ साउंड 280 मीटर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। एक सेकंड में स्पीड ऑफ साउंड कितना ट्रेवल करेगा, एक सेकंड में वो 280 मीटर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो न्यूटन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड एयर में क्या आया था, 280 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन अजम्पशन स्पीड ऑफ साउंड क्या था, 280 मीटर पर सेकंड।
अब अगर मैं आपसे पूछूं जो एक्सपेरिमेंटली हमारे साथ जो एक्सपेरिमेंटली स्पीड ऑफ साउंड डिटरमाइन की थी, एक्सपेरिमेंटली हमने क्या की थी, इससे पहले एक्सपेरिमेंटली क्या थी, डिटरमाइन हुई थी। तो वी ई एक्सपी इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ साउंड एक्सपेरिमेंटली हमारे साथ क्या थी, 332 मीटर पर सेकेंड। इसका मुताबिक कि एक सेकेंड में वो 332 मीटर क्या करता है, फासला ट्रेवल करता है। एक्सपेरिमेंटली हमने स्पीड ऑफ साउंड को क्या कैलकुलेट किया था, 332 मीटर पर सेकेंड। मतलब न्यूटन ने क्या किया था, 280 मीटर पर सेकंड, और हमारे साथ एक्सपेरिमेंटली स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या है, 332 मीटर पर सेकंड। बहुत फर्क आ रहा है, 280 और 332 में क्या है, बहुत ही फर्क है। तो आप सिंपल ये किसके, ये हमारे साथ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यू है। मतलब न्यूटन ने जो बताया कि स्पीड ऑफ साउंड आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत मूव करती है, तो स्पीड ऑफ साउंड आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत मूव नहीं करती। तो इसलिए यहाँ पर न्यूटन से गलती हो गई कि स्पीड ऑफ साउंड आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत मूव करती है। मतलब स्पीड ऑफ साउंड जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, टेम्परेचर क्या रहता है, ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसलिए क्योंकि उसने जब स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया तो 280 मीटर पर सेकंड आई, हमारे साथ एक्सपेरिमेंटली क्या है, 332 मीटर पर सेकंड। तो इसलिए इसकी वैल्यू में अगर आपसे पूछे कि एरर बताओ स्पीड ऑफ साउंड में, जो न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था ना, उसमें कितना एरर था, याद रखना। अगर आपसे परसेंटेज एरर पूछे तो अलग आंसर होगा, अगर आपसे पूछे एब्सोल्यूट एरर तो अलग होगा। अब सिंपल मैं पहले एब्सोल्यूट एरर बताऊंगा। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है, सिंपल मीटर पर सेकंड में बताओ। 332 से 280 माइनस करो, 332 से 280 माइनस करो, क्या होगा, 52 मीटर पर सेकंड। मतलब न्यूटन ने 52 मीटर पर सेकंड कम बताया था स्पीड ऑफ साउंड, तो इसलिए कितना एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, 52 मीटर पर सेकंड। जबकि अगर आपने परसेंटेज में बताना होगा कि ये एरर परसेंटेज में बताओ, कितना आएगा परसेंटेज एरर, 16%। तो अगर आपने सिंपल परसेंटेज निकालना, आपने परसेंटेज, आप बोल गए कि परसेंटेज 16% किस तरह के, सिंपल आपने पहले एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब 52 मीटर पर सेकंड। कोई भी परसेंटेज वगैरह में कन्वर्ट नहीं करना, उसको हम क्या नाम, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एग्जैक्ट। तो 332 से 280 माइनस करो, 52 मीटर पर सेकंड क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। अब अगर आपने परसेंटेज में स्पीड एरर फाइंड करना है न्यूटन्स का, तो सिंपल क्या करोगे, एब्सोल्यूट एरर को ऊपर रखोगे, डिवाइडेड बाय टोटल जो आपने एक्सपेरिमेंटली स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की है उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 52 डिवाइडेड बाय 332 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके साथ आंसर क्या आएगा, 16%। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, 16%, जबकि एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, 52 मीटर पर सेकंड। तो आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए न्यूटन्स के एजम्पशन में क्या आ गया, एरर आ गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, इसका करेक्शन, मतलब वहां पर लेप्लास ने इसको करेक्ट भी किया था। इससे पहले यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यू लिखा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉडुलस दोनों सेम है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के मुताबिक क्या आया था, पी आया था पहला ऑप्शन, बी हमारे साथ क्या है, गामा पी, सी हमारे साथ क्या है, पी वी, और डी क्या ऑप्शन क्या है, आर। अभी मैंने आपको बता दिया कि पी किसके इक्वल है, ई। इलास्टिक मॉडुलस अकॉर्डिंग टू न्यूटन, इलास्टिक मॉडुलस अकॉर्डिंग टू न्यूटन उसकी वैल्यू क्या आई थी, पी। तो इसलिए आप क्या लगा सकते हो, पी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंपल ये जो स्पीड ऑफ साउंड, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने स्पीड ऑफ साउंड को क्या कर लिया, एयर में कैलकुलेट कर, मैंने तो नहीं, न्यूटन के मुताबिक मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, सही है। और न्यूटन ने सिंपल ये, इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट कर लिया। स्पीड ऑफ साउंड हमारे साथ पहले ही से कैलकुलेट हुई थी, एक्सपेरिमेंटली हमने स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू पहले ही डिटरमाइन कर ली थी कि 332 मीटर पर सेकंड है। न्यूटन ने सिंपल बताया कि स्पीड ऑफ साउंड किस तरह ट्रेवल करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत करता है। तो उसने अपने प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत डेरिवेशन ड्राइव कर लिया था। ये फार्मूले में उसने क्या कर लिया, इलास्टिक मॉडुलस की जगह प्रेशर पुट कर लिया, तो उसके मुताबिक 280 मीटर पर सेकंड आया, क्योंकि उसने बताया कि स्पीड ऑफ साउंड आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत मूव करती है। तो इसमें गलती आ गई थी। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि न्यूटन ने ये फार्मूला ड्राइव करवाया था, हमने स्पीड ऑफ साउंड पहले ही से कैलकुलेट किया था। सिंपल न्यूटन ने बताया कि स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल किस तरह करता है, किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत ट्रेवल करता है न्यूटन के मुताबिक, मगर ये गलत है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये स्पीड ऑफ साउंड को मैंने कैलकुलेट किया, ये मैंने किस पर, याद रखना, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एसटीपी, ये हमने क्या किया, एसटीपी पर स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया। एसटीपी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हमने स्पीड ऑफ साउंड को एक्सपेरिमेंटली क्या किया, एसटीपी पर, मतलब स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड, टी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हमारे साथ क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे साथ क्या है, 0 डिग्री। अगर आप इसको केल्विन में चेंज करोगे तो 273 केल्विन। अगर आप प्रेशर को देखोगे तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हमारे साथ क्या है, 1 atm। ये आरटीपी नहीं, ये आरटीपी अलग चीज है, आरटीपी अलग चीज है, एनटीपी अलग चीज है, और एसटीपी अलग चीज को आपने मिक्स नहीं किया। आरटीपी का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर प्रेशर, रूम टेम्परेचर प्रेशर। रूम पे आपके साथ टेम्परेचर क्या होता है, सिंपल रूम टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री, मगर यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपके साथ क्या है, 0 डिग्री, और प्रेशर क्या है, 1 atm। अगर आप 0 डिग्री को केल्विन में प्लस करोगे ना, सॉरी, आप सिंपल 0 डिग्री को मतलब किस में कन्वर्ट करोगे, केल्विन में, तो सिंपल इसमें क्या प्लस करोगे, डिग्री में
सिंपल सेंटीग्रेड में क्या प्लस करो 273, तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। मगर आरटीपी अलग चीज़ है, एनटीपी अलग चीज़ है और एसटीपी अलग। हमने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था एक्सपेरिमेंटली एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या, हमने प्रेशर क्या लिया था 1 atm और टेम्परेचर क्या लिया था 0 डिग्री, या सिंपल केल्विन में आप दे सकते हो 273। आरटीपी मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर, जबकि एनटीपी का मतलब क्या, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। जब आप नॉर्मल टेम्परेचर की बात करोगे वो नॉर्मल, वैसे रूम टेम्परेचर अलग होता है, नॉर्मल टेम्परेचर अलग होता है, तो इसलिए आरटीपी एनटीपी सारे क्या है, अलग चीजें हैं। तो यहाँ तक हमने स्पीड ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन एजम्पशन किस तरह ट्रेवल करता है इसको पढ़ लिया। इससे रिलेटेड हर पॉइंट क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। एमसीक्यू से रिलेटेड, इससे क्वेश्चन रिलेटेड हर पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो अगर चैनल आपको लेक्चर समझ आ गया तो अपने चैनल को लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है और कमेंट भी कर देना है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।